बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को पढ़ कर आना है। तो यहाँ पर अगर पर्पस देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, तो इनमें से ना आपके एमसीक्यूज बन सकती हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज, तो इस वजह से इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये बस एक्टिव रीडिंग आप लोगों ने देनी है कि इसमें लिखा हुआ क्या था। हर बात काम की नहीं होती और हर बात स्किप करने वाली भी नहीं होती, इसलिए हमने इसको रीड करना है। कहते हैं द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू असर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। ये सबसे ज्यादा काम की बात थी। अगर आपने यहाँ पे ये बात ना पढ़ी हुई होती और आपसे कह देता विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और उसने स्टेटमेंट्स ऐसी बनानी है कि आपको सारे ही उसके पर्पस नजर आएंगे। जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ी, जैसा आपने न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है, उसके मुताबिक आपको उसके सारे ही पर्पसेस नजर आएंगे। आप लोग कहेंगे किसको टिक करें, तो उसको टिक करें जो उसने बुक में बताया है। तो उसका पता उसी टाइम चलता है जब हम लोगों ने बुक पढ़ी हुई हो। तो अब मुझे पता है कि भाई मैंने जो टिक करना है वो करना है टू असर्टेन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पर्पस होता है, फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट को असर्टेन करना। कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट। तो भाई जो हमारे पास सोल प्रोप्राइटर होते हैं या हमारे पास ऐसी जो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनका जो पर्पस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते। उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आल्सो इन एडिशन टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखें भाई, अगर कोई एक ट्रेडर है, उसे पता है यार मुझे ये एक पेन 50 रुपए का मिला है, उसने इसके ऊपर अपना प्रॉफिट रखना है 20 रुपए का, 70 रुपए का उसने सेल कर देना है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन मैन्युफैक्चरर, उसने तो देखना है कि यार ये एक पेन बनाने में मेरी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि अगर वो इस चीज का रिकॉर्ड नहीं रखता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करता वो, तो फिर कॉस्ट डिटरमिन ना हो पाई। हो सकता है कॉस्ट लग रही है 40 रुपए और वो 30 रुपए का बेच रहा हो, वो तो लॉस में चला जाएगा। इस वजह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के साथ साथ उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर भी फाइंड करनी पड़ती है। उसने ये देखना होता है कि उसे एक यूनिट कितने में पड़ रहा है। ये बात समझ आ गई आप सब बच्चों को? कहते हैं द मैनेजमेंट अकाउंट helps to better understand the cost effectiveness of manufacturing activities. After the ascertainment of the cost of finished goods, we need to transfer this cost to trading account. अब देखो हम लोग ऐसे ही करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट से हम लोग देखते थे टोटल कॉस्ट कितनी आई। वहां पर हमें यह भी पता होता है कि भाई मैंने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए, तो टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चर को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ डिवाइड करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट का हमें पता चल जाता है। फिर उसके ऊपर हम लोगों ने अपना प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन रखना होता है और हम उसकी सेल प्राइस को डिटरमिन कर लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बन जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो सेल से लेके ग्रॉस प्रॉफिट का जितना भी पोर्शन होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। तो कहता है फिर ये आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बन जाती है। ऑल क्लियर? कहते हैं सेपरेटिंग प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सेपरेटिंग कॉस्ट इनटू कॉस्ट फॉर ईच फंक्शन कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट। फंक्शनल cost show managers what are expected to spend on each function, budgeted cost, and how much they are actually spending. बेटा, जिस तरह से ये पाकिस्तान का बजट बनाया जाता है, जून के मंथ में शोर शराबे शुरू हो जाते हैं, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। तो बेसिकली ये फ्यूचर के 12 मंथ्स का एक किस्म का एस्टिमेटेड एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट होता है कि हम लोग नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, कितने कितने हमने एक्सपेंसेस करने हैं। अब जब वो पहले एलोकेट कर देते हैं कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के
इन सब को हम लोगों ने इतना इतना बजट देना है, तो वो सोचते हैं कि इन तमाम एक्सपेंसेस को पूरा कैसे करें, तो कहते हैं डाल दो टैक्सेस, फिर टैक्स रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स लग जाते हैं, और उनसे वो अपनी इनकम जनरेट करवाते हैं कि भाई जितने हमारे एक्सपेंसेस हो उस हिसाब से हमारी इनकम भी बढ़ रही हो। तो ये एक किस्म का बजट होता है, एक किस्म की एस्टिमेशन होती रहती है। अब कोई भी कंपनी है, उसने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए एक बजट तैयार कर लेना है कि इस डिपार्टमेंट में बेसिकली इतना हमारा एक्सपेंस होना चाहिए, और जैसे ही वक्त गुजरता है तो एक्सपेंस होता जाता है। एट द एंड हमें पता चल जाता है कि भाई हमने कितना एस्टिमेट किया था और इन एक्चुअल हुआ कितना है। ये ऐसा भी हो सकता है, हम लोग ये सपोज करते हैं, हम लोग ये इस चीज का बजट बनाते हैं, एस्टिमेशन होती है कि हम कमिंग ईयर में 1 बिलियन यूनिट्स सेल करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। ये अब हमारी बजट है, हम इतना करेंगे। जब एक साल गुजर जाएगा तो हमें पता चलेगा क्या हमने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया। सपोज अगर हम अचीव नहीं कर सके, हमने कहा था 1 मिलियन यूनिट से, लेकिन हुए 600,000, तो मतलब हमारी मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहे, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ठीक नहीं है, हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, हमारी चीज महंगी है इस वजह से लोग नहीं ले रहे, कॉस्ट ज्यादा है तो लाजमी बात है हम लोग ज्यादा महंगी बेचेंगे, इस वजह से लोग, मतलब हमें इस ये अब यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है हमारे लिए। अब मैनेजमेंट ने इसके ऊपर सोचना होता है। अगर बजट अचीव हो जाए तो फिर तो चलिए अच्छी बात, हालांकि मीटिंग इसके बारे में भी होती है, लेकिन अगर कम आता है तब ज्यादा सोचा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, फिर न्यू पॉलिसीज बनाई जाती हैं। बहरहाल इसमें कहता है इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रॉम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूइंग closing inventory which will consist of finished goods and partially finished goods, मतलब work in process। और उसके बाद कहता है the cost of finished goods or and work in process consist of their production cost। उससे अब देखिए रॉ मटेरियल तो शामिल हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसका पार्ट बन जाती है, जिसे हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने की कॉस्ट। अब देखें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स याद है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में क्या चीज शामिल है, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या मैं ये कह दूं कि फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड? क्या मैं ये कह दूं? तो भाई रॉ मटेरियल के अलावा बाकी जो तीनों कॉस्ट हैं, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बेसिकली कन्वर्जन कॉस्ट है। इनको कहा जाता है, देखिए रॉ मटेरियल और लेबर मिलकर प्राइम कॉस्ट बनाते हैं। प्राइम कॉस्ट के साथ जब फैक्ट्री ओवरहेड शामिल होते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट बनती है, राइट। लेकिन अगर प्राइम कॉस्ट में से हम लोग रॉ मटेरियल को एलिमिनेट कर दें, मतलब वहां से सिर्फ लेबर उठा लो, लेबर के साथ अगर फैक्ट्री ओवरहेड को शामिल कर दें तो ये दो कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट है। सिंपल सी बात है, कन्वर्ट करने की कॉस्ट, किसको, रॉ मटेरियल को, किस में, फिनिश्ड गुड्स। क्लियर? तो इसे कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है। अच्छा फिर कहता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड मस्ट देयरफॉर बी डिवाइडेड एंड शेयर्ड बिटवीन गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द पीरियड, goods produced but not yet sold, finished goods inventory and work in process। तो कहते हैं आपने इन तमाम कॉस्ट को अलग अलग करना होता है। अब देखिए अगर गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द पीरियड है, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगी। अगर मेरे पास है गुड्स प्रोड्यूस्ड बट नॉट येट सोल्ड, वो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट जाके बनेगी। और एंड गुड्स इन प्रोग्रेस, वो भी मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस के तौर पर चली जाएगी। क्लियर?
कहते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जिसमें सैलरीज ऑफ सेल्स पर्सन आर नेवर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होते रहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट बनते रहते हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमारे पास होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह, वो हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रेड होते रहते हैं। फिर रिपोर्टिंग प्रॉफिट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? कहता है प्रॉफिट इज द रेवेन्यू फॉर अ फाइनेंशियल पीरियड माइनस द कॉस्ट फॉर द पीरियड। अब उस कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ सेल भी शामिल है और उस कॉस्ट में हमारे एक्सपेंसेस भी शामिल है कि अपने रेवेन्यू में से अगर हम ये कॉस्ट वगैरह माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? रिपोर्टिंग प्रॉफिट आ जाता है। कहते हैं इस रिपोर्टिंग प्रॉफिट को हम लोग नेट प्रॉफिट भी कहा करते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं इन ट्रेडिंग बिजनेस द कॉस्ट ऑफ सेल फिगर इज बिल्ट फ्रॉम परचेजेस एज एडजस्टेड बाय इन्वेंटरी मूवमेंट। However, in manufacturing business, it is comprised of the cost of goods manufactured instead of purchased। तो कहते हैं ट्रेडिंग में तो जो आपके पास है, जो परचेज करके लाओगे वही उसकी कॉस्ट होगी इन्वेंटरी की। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो कुछ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी कॉस्ट आपकी इन्वेंटरी की कॉस्ट बन जाती है। As adjusted by the finished goods inventory movement, the cost of the goods made in a more complex figure than purchases। तो लाजमी बात है भाई, परचेज करके लाओगे फिर तो पता है भाई इतने के लिए, लेकिन खुद बनाई है तो फिर उसकी कॉस्ट को असरटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। It comprises prime cost and production overhead adjusted by movement in वर्क इन प्रोग्रेस इन द ईयर। तो ऐसा नहीं होता था प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट करते थे, ऐड करते थे, ओपनिंग लेस करते थे, क्लोजिंग, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती थी। ये उसने फॉर्मेट बना कर दे दिया हमारे पास और कहता है पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इन द एब्सेंस ऑफ लेजर बैलेंसेस लाइक इन्वेंटरी quantity manufactured, we need to calculate the figures for inventories sales from the available data। अब देखें भाई, मेरे पास अगर इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं है और मुझे क्वांटिटीज का भी नहीं पता, तो फिर जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा हम उसके मुताबिक अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड कर लेंगे। कैसे? भाई मुझे पता है मेरे पास ओपनिंग में 50 यूनिट्स मौजूद था, क्या इस इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे पता होगा कि ओपनिंग में मेरे पास 50 यूनिट्स मौजूद है? कैसे पता होगा? जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, ऐसे ही है ना? क्या मुझे ये पता होगा कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर 200 यूनिट्स न्यू परचेज किए हैं? परचेज अकाउंट से पता चल जाएगा कि मैंने टोटल परचेज कितनी की है। क्या मुझे ये पता होगा कि इसमें से मैंने कितने यूनिट्स सेल कर दिए हैं? वो लेस कर दो, तो क्या आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं आ सकती? तो ये लो, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, किसी लेजर की जरूरत नहीं थी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए बेसिकली मैंने क्या किया? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके अच्छा, अब देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर्मेट मस्ट शो वैल्यूज एंड द इफ अवेलेबल इन द डाटा। कहता है कि यार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप लोगों ने वैल्यू तो लिखनी ही है, लेकिन बहुत अच्छी बात हो कि आप इसके साथ इसकी क्वांटिटी भी लिखो कि भाई रॉ मटेरियल मेरे पास इतना मौजूद था, इतना परचेज किया और इतना यूज्ड हो चुका है और क्लोजिंग में इतना रखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यार मेरे पास फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग कितनी थी, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितनी बनाई, कितनी सेल कर दी और क्लोजिंग में कितनी रखी। तो कहता है कि वैल्यू के साथ साथ आपको क्वांटिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग करने लगो ना, कोई चीज परचेज करने लगो तो अक्सर वो लिखा आ जाता है
भाई स्टॉक, पहली बात अगर अवेलेबल नहीं है तो स्टॉक आउट लिखा जाता है, नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। कम क्वांटिटी में है तो वो कहते हैं 10 रिमेनिंग, 10 लेफ्ट, आप ऑर्डर कर दो तो 9 लेफ्ट, 8 लेफ्ट, इस तरह का। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑनलाइन टिकट्स बुक करने लगते हैं तो वहां पे देखते हैं ना, कहते हैं 10 सीट्स लेफ्ट, 5 सीट्स लेफ्ट, 1 सीट लेफ्ट, ऐसा ही है ना। तो उन्होंने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ होता है कि भाई हमारी गाड़ी में टोटल कितनी सीट्स हैं, उसमें से कितनी टिकट्स परचेज हो चुकी हैं और कितनी अभी बाकी हैं। इसी तरह यहाँ पर देखो कहता है यूनिट सोल्ड। अब उसने हमसे पूछा कि भाई तुम्हें यूनिट सोल्ड का कैसे पता चलेगा। अब देखो यार, इक्वेशन यही होती है, सिर्फ फर्क क्या आएगा कि भाई ओपनिंग प्लस परचेजेस, इसमें से अगर मैं क्लोजिंग यूनिट्स माइनस कर दूं तो क्या यूनिट सोल्ड नहीं आ जाएंगे। मतलब ये वाली वैल्यू इधर चली गई और ये वाली वैल्यू इधर, तब ये 70 जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव 180 जब इधर आएगा इक्वल टू के बाद तो इसमें पॉजिटिव हो जाना है। तो यूनिट सोल्ड के लिए क्या हमारे पास इक्वेशन बन रही है, ओपनिंग प्लस परचेसेस एंड लेस क्लोजिंग, राइट। तो देखो ये आपको अब समझ आ गई होगी इस चीज की। फिर in the absence of specific information we always assume first in first out basis for closing inventory valuation। ये इन्वेंट्री के चैप्टर से रिलेट करता है और ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है यार। आप लोग इवन कि अगर एक फ्रूट सेलर को भी देखो ना, उसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई होती लेकिन वो अप्लाई कर रहा होता है कि सपोज आज के दिन, आजकल मैंगो का सीजन है, वो मैंगो लेकर आया सेल करने के लिए, क्या सारे के सारे मैंगो सेल हो जाएंगे आज से? नहीं, बच जाते हैं। अच्छा, अगले दिन जाएगा एक्स्ट्रा भी लेकर आएगा, ठीक है, लेकिन क्या जो न्यू लाएगा वो पहले सेल करेगा? कल वाले फर्स्ट इन फर्स्ट, तो भाई जो मैं पहले लेकर आया था वो मैं पहले सेल करूंगा। अच्छा, वो मिक्सिंग ऐसी करता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन उसे पता होता है उसने कल वाले यूनिट्स कहाँ पे रखे होंगे। आप उसे चुन चुन कर भी दोगे ना, आप एक चुनोगे, उसने 2-3 वहां से निकाल लेने हैं। ओके, तो उसने उस इन्वेंटरी को पहले भेजना होता है। क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स होती हैं कि अगर उनको जल्दी से ना निकाला गया तो उन्होंने खराब हो जाना, एक्सपायर हो जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट इन मतलब जो यूनिट्स हमने पहले खरीदे थे वो सेल पहले करेंगे। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा स्टॉक अवेलेबल होगा? मेरी रीसेंट परचेज, मेरी रीसेंट परचेज, क्योंकि कल वाली परचेज तो मेरी खत्म हो गई, वो मैंने सेल कर दी सबसे पहले। तो क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास मेरी बिल्कुल रीसेंट परचेज, जैसे मैंने कहा कि भाई 70 यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद है, तो वो 70 यूनिट्स कौन से होंगे? मैं जाके परचेज से पूछूंगा कि लास्ट परचेज मैंने कितनी अमाउंट पे की और कितने यूनिट्स किए। 70 यूनिट्स में वहां से लूंगा और उस रेट के मुताबिक, उस रीसेंट रेट के मुताबिक। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसी तरह से एक और मेथड होता है वेटेड एवरेज मेथड, कि आप लोग अमाउंट्स की एक किस्म की एवरेज को कैलकुलेट कर लो और उसके मुताबिक जाकर आपने कैलकुलेशंस करनी है। तो वो मेथड्स हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे कि हम लोगों ने एवरेज को कैसे फाइंड करना है और किस तरह से हमने इसको अकाउंट पार करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी हो गई थी, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गई थी, और अब इसमें कोई चीज नहीं रहती। 6 भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर दी। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, इस पे 1-2 लेक्चर के बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और हम लोग चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जर्नल एंट्रीज की तरफ। फैक्ट्री लेजर पर क्या, अब हम स्टार्ट से ही इसको पढ़ते हैं। देखें, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं आपके पास सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ डिस्कशन वाली बात है, इसको जस्ट आप लोगों ने रीड कर लेना है। फिर आ जाता है डायरेक्ट कॉस्ट,
बेटा तमाम डायरेक्ट कॉस्ट जब सम होती हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट बन जाती है, इसलिए हमने उसके सामने प्राइम कॉस्ट लिख दिया। और कहता है कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, मतलब हमें पता हो कि यार इस चीज के बनाने में ये प्रोडक्ट यूज हो गई, तो वो उसकी जैसे भाई अगर सपोज के चाय बनानी हो तो यार हमें पता है कि एक प्याली के लिए कितना दूध यूज होगा, कितनी चीनी कितनी पत्ती यूज होगी, वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी है कि ऐसी कॉस्ट जो हम ट्रेस कर सकें कि एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर हो सकती है। इसी तरह से अ डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी attributed in its and entirely to the cost of an item that is being produced। तो वो कॉस्ट जो होती है ना वो टोटली इंटायरली हर तरह से जो यूनिट्स हम लोग बना रहे होते हैं उसी से रिलेट कर रही होती है। क्लियर? अच्छा, इस डायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसिव। तो डायरेक्ट मटेरियल all materials that become part of the cost unit। Direct material are all materials that can be attributed directly in full to a cost unit। They are used directly in the manufacture of a product or in providing a service। For example, sugarcane used in producing sugar is a direct cost, direct material cost। क्यों? उसके बगैर चीनी नहीं बन सकती। क्लियर? फिर डायरेक्ट लेबर is a labor time that can be attributed directly in full to a cost unit। For example, wages of labor working in assembly of automobile manufacturing or direct labor। मतलब ऐसे वर्कर्स जिनको आप वेजेस पे कर रहे हैं और वो वर्कर्स आपकी प्लांट एंड मशीनरी पर यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में काम कर रहे हैं, आपकी प्लांट एंड मशीनरी को रन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए डायरेक्ट लेबर बन जाती है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन फुल टू अ cost unit। Direct expenses are expenses that have been incurred in full as a direct consequence of making a unit of proper royalty paid to product designer or patent holder for each unit produced। जैसे रॉयल्टी के लिए कोई ऑथर है, उसने एक बुक लिखी, हर बुक के सेल करने पर हमें पता है कि हमने इसको 100 रुपए देने हैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरह से आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने एक फार्मूला बनाया, आपने एक मेडिसिन इजाद की, वो फार्मूला आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देंगे, उससे बनने वाली मेडिसिन की हर एक बोतल या टैबलेट या कुछ भी आप उसको अलग से पे करोगे, रॉयल्टी के तौर पे पे करोगे उसको, जब तक आप ऐसा करते रहें। इसी तरह से ये जो स्कूल की ब्रांचेस बनाई जाती हैं, पंजाब कॉलेज की ब्रांच बन गई, रॉयल्टी पे करते हैं नाम यूज करने पर, जितने नंबर ऑफ एडमिशंस होंगे पर स्टूडेंट हम आपसे 1000 रुपीज लेंगे रॉयल्टी। अब ये पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट पे रॉयल्टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको अलग से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरह से जब हम लोग आपको पोर्टल की एक्सेस देते हैं तो आपके लिए एक आम सी बात होती है, लेकिन जैसे ही आपका नाम रजिस्टर्ड होता है CFE को या कोई भी इंस्टीट्यूट है, उनको अपने पोर्टल की कॉस्ट बढ़ जाती है और पर स्टूडेंट उनके साथ जो अमाउंट डिसाइडेड होती है उनको पे करनी पड़ती है। ओके, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसिव। उसके बाद हमारे पास प्राइम कॉस्ट। द प्राइम कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट इज द सम ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट यूनिट। यहां तक किसी को कोई इशू? अब बात करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इनडायरेक्ट कॉस्ट में कहता है ओवरहेड्स कॉस्ट शामिल है और is any cost that is not direct cost।
Indirect cost overheads cannot be attributed directly in full to a cost. Indirect cost ऐसी cost जिसको हम लोग पर यूनिट के हिसाब से डिजाइन ना कर सकें कि कितनी कॉस्ट पड़ी, जैसे कि बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग की, फैक्ट्री प्लांट की डेप्रिसिएशन। अब भाई एक यूनिट के ऊपर कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा, क्या हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मतलब सिंपल वे आपने देखना है, बिजली का यूनिट यूज कर रहे हैं ना, इसी तरह से आपने देखना है हर वो कॉस्ट जिसको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सको, पर यूनिट के हिसाब से एट्रीब्यूट कर सको, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपके पास। अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब वैसे हम लोगों ने मटेरियल पढ़ लिया था, वो मटेरियल जो डायरेक्टली किसी भी यूनिट की प्रोडक्शन में यूज हो रहा हो, वो डायरेक्ट मटेरियल, जिसके बगैर वो चीज ना बन सकती हो। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या चीज शामिल है? आर एनी मटेरियल दैट आर यूज्ड और कंज्यूम्ड दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड इन फुल to the item being costed. Indirect materials in production includes cleaning materials, इसी तरह, and any material used by production department or staff who are not engaged directly in making a product. अब देखो, जैसे कि फ्यूल वगैरह की कॉस्ट हो सकती है इसमें। दूसरा, हम लोग अगर एक चेयर बना रहे हैं, उस चेयर के ऊपर हम लोग वो जो स्टील के कील वगैरह हम लोग यूज करते हैं, वो भी तो एक किस्म का मटेरियल ही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। हम ये नहीं देख सकते कि एक चेयर के ऊपर कितने लगाएंगे, कम ज्यादा इस तरह से लग रहे होते हैं। और इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर की अगर बात करें, indirect labor cost consists mainly of the cost of indirect labor employees. Indirect labor employees are individuals who do not work directly on the items that are produced or the services that are provided. Some factory workers do not work directly in the production of cost unit but are necessary so that production take place. जैसे कि सुपरवाइजर मौजूद है वहां पर। In a manufacturing environment, indirect labor employees include staff in the stores and materials handling department, जो कि आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्या आप इनसे प्रोडक्शन करें। फॉर एग्जांपल, फॉक लिफ्ट ट्रक ड्राइवर्स, supervisors, repairs and maintenance engineers, उनको जो आप वेजेस वगैरह पे कर रहे हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास आते हैं many costs incurred cannot directly linked to cost unit. For example, the rental cost for a factory and the cost of gas and electricity consumption for a factory cannot be attributed in full and any particular unit of production. They are indirect production cost, production overhead. बात क्लियर? फुल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट को कैसे हम लोग डिटरमाइन, मतलब हम लोगों ने प्रोडक्शन की, तो हम लोग टोटल प्रोडक्शन, हमने कहा कि भाई हम लोगों ने 1000 यूनिट्स बनाए और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्च आ गया, तो भाई मुझे एक यूनिट कितने का पड़ा है? 10 रुपए का। 1000 या 10,000, अगर अच्छा 1000 अगर बनाए तो एक यूनिट हमें 100 रुपए का पड़ गया। हमने 10,000 यूनिट्स बनाए तो एक यूनिट हमें 10 रुपीज का पड़ गया। अब वो क्या कहता है? कहता है भाई आपने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट फाइंड करनी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करनी है। इससे आपने कहना है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। किसी किस्म की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह वो आपने इसमें देखी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। यस। और फिर आपके पास आ जाएगी फुल कॉस्ट ऑफ, इसको आप लोगों ने अपना प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर अप्लाई करना है।
और अपनी सेल प्राइस को डिटरमिन कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट कहता है इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम it is common practice to include production overheads in unit cost and measure the full production cost per unit. क्या it is common practice to include production overheads in a unit cost and measure the full production cost per unit. आप लोगों ने अपने पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इन टोटल शामिल करना है और फिर ये आप लोगों की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। However, administrations and selling and distribution overheads cost are not usually included in the cost of each unit. जैसा कि इसने किया था कि इसने देखो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को भी पार्ट बनाया, फिर उसने कहा कि फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट है। वो कहता है यूजुअली हम ऐसा नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को शामिल नहीं करते रहते। क्लियर? इंक्लूड्स इन द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, इंस्टेड दे आर ट्रीटेड इन टोटल एज एन एक्सपेंस फॉर द पीरियड इन प्रॉफिट और लॉस, और हम लोग ऐसा ही करते रहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसने ये क्या किया है, तो उसने आपको नीचे बता दिया है कि भाई ये वाली चीज ऑप्शनल है, जो कि यूजुअली नहीं की जाती, हम इनको एक्सपेंस आउट करते रहते हैं उस पीरियड में। अच्छा, फिर हमारे पास आया कॉस्ट एज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपने यहाँ पर देखना है कि इंडस्ट्री कौन सी है, उस इंडस्ट्री के मुताबिक आपने अपने कॉस्ट यूनिट को डिटरमिन करना है। देखो कॉस्ट यूनिट क्या मतलब कि अगर कार बना रही हैं तो एक कार उनके लिए कॉस्ट यूनिट है। शू मेकिंग फैक्ट्री है तो पेयर ऑफ शूज, एक जूता नहीं, पेयर ऑफ शूज उनके लिए कॉस्ट यूनिट जाके बनेगा। ओके, इसी तरह कोई रेस्टोरेंट है, एक डिश उनके लिए एक कॉस्ट यूनिट जाके बनेगा। भाई वो एक डिश के ऊपर उनका एक्सपेंस कितना आता रहता है। इसी तरह से अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसने एक घर की टोटल प्राइस को देखना है कि क्या है। इसी तरह उसने बाकी आपको एग्जांपल दे दी हैं और आपको वो डिटेल्स बता रहा है कि इसमें डिटेल्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं, और फिर क्लासीफाई करना है इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड कौन सी डायरेक्ट है और कौन सी इनडायरेक्ट, मटेरियल लेबर वगैरह आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके दे दी। इनकी जस्ट वन टाइम आपने रीडिंग करनी है। क्लियर? फिर आपके पास आते हैं फैक्ट्री लेजर्स। अब फैक्ट्री लेजर्स को समझने के लिए और उनकी जर्नल एंट्रीज के लिए आपने यहाँ पे फोकस करना है। भाई सबसे पहला काम आपके पास होता है, मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। जब रॉ मटेरियल आपके पास होगा तो रॉ मटेरियल आपकी इन्वेंट्री है, आपका एसेट है, ये अपना ओपनिंग क्लोजिंग आपको देगा। तो इसका ओपनिंग कौन सी साइड पर हम लोग रिकॉर्ड क्या करेंगे, डेबिट साइड, और ओपनिंग की किसी किस्म की कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड। सबसे पहला काम लेजर बनाते हुए 3 अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेना। रॉ मटेरियल, उसका ओपनिंग बैलेंस लिख लो। इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस, इसका भी अपने पास ओपनिंग बैलेंस लिख लो, लेकिन इसकी कोई जर्नल एंट्री आपके पास नहीं होनी। और द थर्ड वन इज फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड का भी आप लोगों ने अपने पास ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब जैसे ही आपके पास ओपनिंग मौजूद था और आपने प्रोडक्शन करनी है, आप अपने पास रॉ मटेरियल परचेज करोगे। तो रॉ मटेरियल परचेज करने की जर्नल एंट्री आप लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर कैश पे किया तो कैश क्रेडिट, चेक दिया तो बैंक क्रेडिट, अगर क्रेडिट पर है तो पेएबल्स को क्रेडिट कर दोगे। और ये आपके पास इसकी रॉ मटेरियल परचेज्ड की पहली एंट्री बन जाती है। क्या आपको ये बात समझ आ चुकी है? अब इस रॉ मटेरियल से आपने प्रोडक्शन करनी है। ये जो रॉ मटेरियल है, हमने कहा कि 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसा नहीं है कि मैं उनके अकाउंट्स भी अलग बनाऊंगा,
कि डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट, इनडायरेक्ट मटेरियल अकाउंट, ऐसा नहीं है, वो रॉ मटेरियल में ही शामिल है। अब अगर है मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल तो प्रोडक्शन में यूज होता होगा, ऐसा ही है ना, और प्रोडक्शन में यूज होता है तो मैं उसको वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनाऊंगा कि भाई जाओ तुम प्रोडक्शन करो, और प्रोडक्शन के लिए जैसे ही जाएगा वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बन जाएगा। ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस, डायरेक्ट मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, तो उसकी जनरल एंट्री हमारे पास क्या बन जाएगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड रॉ मटेरियल क्रेडिट। अब आपने वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाया हुआ था, तो देखें आपके पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो चुका है अगेंस्ट रॉ मटेरियल। अब दोबारा से इसकी एंट्री नहीं लिख लें, ये बात क्लियर। और अगर आपके पास किसी किस्म का कोई इनडायरेक्ट मटेरियल है तो इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल किसका पार्ट जाके बनता था, फैक्ट्री ओवरहेड्स का, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल आपने फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर देना है। और यहां पर देखें एंट्री क्या बन जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड रॉ मटेरियल क्रेडिट। तो ये देखें ये मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट, और मैंने इसको सबसे पहले डेबिट किया अगेंस्ट रॉ मटेरियल। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? और उसके बाद आपने जाके रॉ मटेरियल का क्लोजिंग रिकॉर्ड कर देना है और आपका रॉ मटेरियल का अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, जहां तक किसी को कोई इशू। नेक्स्ट आप देखें, डायरेक्ट मटेरियल के बाद हम लोग बात क्या करते थे, डायरेक्ट लेबर वेजेस हम लोग पे करते होंगे। अब एक्सपेंसेस के ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हुआ करते, तो भाई वेजेस जब हम लोग पे करते होंगे तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करते होंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट और कैश या पेएबल्स क्रेडिट हो जाते थे हमारे पास, ऐसा ही है ना। और ये वेजेस, ये लेबर भी दो तरह की है कि अगर ये वेजेस पे की गई डायरेक्ट लेबर को तो ये वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बन जाती है, और एंट्री बन जाती है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड वेजेस क्रेडिट। अब यहाँ पर देखें ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया अगेंस्ट वेजेस। और अगर ये इनडायरेक्ट लेबर है तो इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट बनती है हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बना करती थी, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर देंगे हम लोग और वेजेस को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात। कुछ हमारे पास आते थे रॉ मटेरियल, कुछ आ जाती थी हमारे पास वेजेस, और साथ में हम लोग कर लेते थे कुछ एक्सपेंसेस। अगर ये वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो ये हमारे वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, लेकिन मोस्टली इनडायरेक्ट होते हैं। तो जितने भी एक्सपेंस पे करूंगा उसकी जर्नल एंट्री में क्या रिकॉर्ड करूंगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। और ये एक्सपेंसेस मूव कर जाते हैं हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड में, और इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास बन जाती है फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड एक्सपेंस क्रेडिट। क्लियर। ये फैक्ट्री ओवरहेड में रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस शामिल होकर ये सारे के सारे किसका पार्ट बन जाते हैं, वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। और हमारे पास ये जर्नल एंट्री बन जाती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा आपको याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में वर्क इन प्रोसेस सबसे लास्ट में आता था, उससे पहले फैक्ट्री ओवरहेड कवर हो जाते थे, तो मैंने इसीलिए पहले उसको क्लोज किया है, फिर मैं वर्क इन प्रोसेस के पास आया। अब वर्क इन प्रोसेस के पास बेटा रॉ मटेरियल भी मौजूद है, उसके पास वेजेस भी मौजूद है, उसके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स भी मौजूद है, उसके पास ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मौजूद है। उसने अपना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इसमें ऐड किया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इसमें से लेस किया,
और उसको अमाउंट मिल गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, गॉट इट। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर किसका पार्ट बन जाती है, हमारी फिनिश्ड गुड, मतलब यहाँ से जितने भी हमारे यूनिट्स फाइनल हो जाएंगे वो हमारी फिनिश्ड गुड्स का पार्ट बन जाते हैं। फिनिश्ड गुड्स के पास कुछ ओपनिंग पहले से मौजूद था, कुछ उसने वर्क इन प्रोसेस से ले ली चीजें, यही 10th एंट्री ही है, फिनिश्ड गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। और अब देखें हम लोगों ने ऐसे नहीं किया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड उसमें ऐड करते हैं फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग, देखें दोनों एक साइड पर हैं तो ऐड हो जाएंगे और अपोजिट साइड पर है तो लेस हो जाएगा, तो क्लोजिंग हम लोग इसमें से लेस करते थे तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आप लोगों के पास ये जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। अब देखिए कॉस्ट है तो इसने डेबिट ही होना था, उसकी नेचर ही डेबिट है, और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और उससे रेलिवेंट हमारे पास जर्नल एंट्री। आई होप कि इन अकाउंट से ये सारी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी। अब मूव करते हैं आपकी बुक की तरफ। अब यहां पर देखें फैक्ट्री लेजर, व्हाई इज फैक्ट्री लेजर नीडेड, आपने पहले इस थ्योरी को जरूर पढ़ लेना है। और फैक्ट्री लेजर इज मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, भाई जो मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहे तो वो फैक्ट्री लेजर क्यों बनाएंगे, ना उनका रॉ मटेरियल से कोई ताल्लुक है, ना उनका वर्क इन प्रोसेस से कोई ताल्लुक है, ना ही उनका फैक्ट्री ओवरहेड से कोई ताल्लुक। It can be defined as a set of accounts containing the production cost of business. Generally, the factory ledger is maintained for manufacturing operations, especially when it is located in far away areas from the head office. अब अक्सर ऐसा नहीं होता रहता कि फैक्ट्री शहर से बाहर बनाई जाती है जहां पे प्रोडक्शन हो रही हो, लेकिन जो उसका हेड ऑफिस होता है ना वो शहर के अंदर होता रहता है, वो वहां, तो वहां पर वो अपने फैक्ट्री लेजर्स अपने पास मेंटेन कर रहा होता है। फिर व्हाई इज फैक्ट्री लेजर नीडेड, द अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरी फॉर एन एंटिटी दैट बाइज एंड सेल्स गुड्स has been explained in previous chapter, periodic inventory system and perpetual inventory system। ये दोनों बातें अभी आप लोगों ने पढ़नी है, ये इन्वेंटरी से ताल्लुक है इसका, periodic and perpetual, ये हमारा चैप्टर जो इन्वेंटरी से रेलिवेंट है ना उससे ताल्लुक है इसका। This chapter explains how to account for goods that are manufactured instead of purchased। The cost of goods sold is simply the purchase price of the goods in the trading business. In contrast, for manufacturing entities, the cost of goods sold is the total production cost, including prime cost, production overhead. The accounting system must identify these costs and then transfer them into, usually via वर्क इन प्रोसेस एंड दस इनटू, तो क्या हम लोग ऐसे नहीं करते थे, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वगैरह हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में जाती हैं, उनके साथ फैक्ट्री ओवरहेड शामिल हो जाते हैं, वहां से वो फिनिश्ड गुड्स में जाती हैं, फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर उसने वो लेजर बनाए। अब अगर आप इससे पहले वाले लेजर ना समझ पाते तो आपको इनकी कभी भी समझ ना आती, लेकिन अब ये आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो सकते हैं। उसने भाई सारी आपको कॉस्ट बता दी, ये वो कॉस्ट हैं जो आप पे कर चुके हैं, उनमें ये देखें, ये बेसिकली ना उसने ये टी अकाउंट बनाया हुआ है ये बस, और ये डायरेक्ट मटेरियल का है। डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल परचेज, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर लेबर को पे किया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए पे किया और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए पे किया तो डेबिट साइड पे आ जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल है वो, डायरेक्ट लेबर
और प्रोडक्शन ओवरहेड, तीनों के तीनों किसका पार्ट बन जाते हैं? तो यहाँ पर 3 डिफरेंट एंट्रीज हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, लेबर अकाउंट क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। क्लियर? तो ये तीनों एंट्रीज को इकट्ठा उसने वर्क इन प्रोसेस को भेजा। इससे जो भी बैलेंस आएगा, मैंने सेपरेटली भेजा था हर चीज, इससे जो भी बैलेंस आएगा वो हम मूव कर देते हैं फिनिश। तो ये एंट्री अलग से रिकॉर्ड हो जाती है, फिनिश्ड गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिनिश्ड गुड्स से ये गुड्स यहां से ट्रांसफर होकर चली जाती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर, ऐसा ही है ना? अच्छा, यहाँ पे देखें, कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जितने भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किए, वो सारे के सारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाते हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं बनते। क्या अब ये डायग्राम क्लियर है सब बच्चों को? इसी तरह बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये आप लोगों ने जस्ट वन टाइम रीड कर लेना है, और सेम वही अकाउंट्स ही जहां पर आके बने हुए हैं। देखें, कैश क्रेडिट हो रहा है और बाकी सारे अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, मतलब हम लोगों ने पे किए हुए हैं। वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है तो भाई इसमें यहाँ से सेल्स आ जाएंगी। देखें, जब सेल्स करते हैं एंट्री क्या बनती है? रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और ये सेल्स बाद में किसका पार्ट बन जाती है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का। इसमें पहले से मौजूद है कॉस्ट ऑफ सेल, ओके, और यहां से इसके एक्सपेंसेस आ जाते हैं और यहां से हमें प्रॉफिट की वैल्यू। क्लियर? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मुकम्मल चैप्टर है जो आप लोगों ने आगे क्लास में जाके एक पूरा सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों ने पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। अभी हमारा जो ताल्लुक है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम्स को याद कर लेना है, और वो है हमारे पास इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इंटरलॉकिंग अकाउंट्स। और उसमें देखें, अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग यूजिंग अ कॉमन इनपुट ऑफ डाटा। मतलब एक ही अकाउंट है और वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और साथ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, or a system where all information, both financial and cost, is kept in a single set of books, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट। थ्योरेटिकली आपने इस बात को याद रखना है कि एक ऐसा अकाउंट जो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट तमाम इंफॉर्मेशन एक ही अकाउंट में हमें बता दे, उसे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कहते हैं। तो इंटरलॉकिंग क्या होगा? जो सेपरेटली हमें इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो इंटरलॉकिंग अकाउंट्स हो जाएगा। सिस्टम इन विच द बुक्स आर डिवाइडेड इनटू टू कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन also known factory ledger and the other accounts are maintained in journal ledgers। तो अगर सेपरेट लेजर अकाउंट आते हैं तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? कहते हैं इन प्रैक्टिस मोस्ट कंपनीज एंड ईआरपी सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट यूज इंटीग्रेटेड, मतलब वो सिंगल अकाउंट में ये कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दिस चैप्टर इज फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स यूजिंग, बाकी आप लोगों ने ये बाद में देखना है। अच्छा, ये अकाउंट्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद ये सारी स्टोरी वही जो मैंने आपको बताई कि मूवमेंट्स किस तरह से हो रही है, इसने ये मूवमेंट्स वगैरह सारी लिख के दे दी। और ये वो जर्नल एंट्रीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ऊपर उसने अकाउंट बना दिए, यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, सैलरीज पे करेंगे तो क्या होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की रिकॉग्निशन किस तरह से करेंगे,
नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, तो ये सारी बातें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर सकता हूँ। जर्नल्स टू reclassify expenses into प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। और मैं स्टार्ट में ही ऐसा करता गया था कि जितने भी मेरे रॉ मटेरियल्स वगैरह था, लेबर था या ओवरहेड, उनको अलग अलग से। अब वो क्या कहते हैं, कहते हैं सम ऑफ द मटेरियल लेबर रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर माइट रिलेट टू इनडायरेक्ट लेबर एंड नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी। कहते हैं एनी अमाउंट रिलेटेड टू इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर, ये किसका पार्ट बन जाती है? क्या मैंने ऐसा नहीं किया था? वही बात इसने बताई है। और कहता है कि अगर कोई नॉन प्रोडक्शन लेबर है, उसकी सैलरीज या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वगैरह, तो वो बेटा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का ही पार्ट बनती हैं, और ये हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट हो जाती हैं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, नेक्स्ट, then direct material and direct labor related to production is transferred to, तो हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था कि जो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल वो वर्क इन प्रोसेस को, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर वो फैक्ट्री ओवरहेड्स को, और जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो प्रॉफिट और लॉस को। क्लियर? ये सारी बातें यहाँ पर उसने मेंशन की। क्या अगर कोई ये देखें वेजेस अकाउंट, वेजेस कंट्रोल डायरेक्ट है, तो ये देखिए ये यहाँ से ये वर्क इन प्रोसेस में चली गई, और अगर ये इनडायरेक्ट है तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट, और यहाँ से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को ट्रीट करते हैं। क्लियर? और यही सारी एंट्रीज अब उसने इधर हमें बता दी, तो इन एंट्रीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। क्लियर हो गई ये बात सारी? अब आप लोगों ने ये एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर लेनी है अच्छे तरीके से, और एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी सारी बातें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और अब एक छोटा सा टॉपिक रहता है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, जो कि इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।